आज की वीडियो से हम अपनी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मैट्रिक्स। जैसे आपने जब आप सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था मैट्रिक्स होती है कुछ कि मतलब हमारा मैट्रिक्स क्या होती है, हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को नापते हैं। अब जैसे मान लो सुपरवाइज्ड में रिग्रेशन के केस में हमारे पास मैट्रिक थी एमएसई एमए वगैरह। क्लासिफिकेशन के अंदर थी हमारे पास एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल वगैरह। वैसे ही अब अनसुपरवाइज्ड में अपनी खुद की एक मैट्रिक्स है, अब आप उन मैट्रिक्स को यूज नहीं कर सकते। मैट्रिक्स पे जाने से पहले एक बार मैं आपको एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि होती क्या है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देखो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जब आपके पास टारगेट कॉलम नहीं होता। अब तक आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ी, जब भी आपके पास डेटा सेट आ रहा था, उस डेटा सेट में एक टारगेट कॉलम हो रहा था हमेशा। मतलब चाहे वो रिग्रेशन का टारगेट कॉलम हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का टारगेट कॉलम हो। बट ऐसा होता था कि मतलब बहुत सारे इनपुट फीचर होते थे जिनको हम एक्स बोलते थे, और एक हमेशा एक आउटपुट फीचर होता था वाई होता था। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वो वाई वाला फीचर होता ही नहीं है, आपके पास सिर्फ इनपुट फीचर होते हैं। राइट, तो उसमें आप कैसे करते हो? मान लो आपने मतलब जो जो भी आपके पास इनपुट फीचर्स है ना, एक ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। जो भी आपके पास जितने भी इनपुट फीचर्स हैं उनको आपने एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, वो ऐसे कुछ प्लॉट हो रहे हैं। वो आउटपुट फीचर तो है नहीं आपके पास, तो जो आपके इनपुट फीचर्स हैं आपने उनको प्लॉटिंग की ग्राफ के ऊपर, ऐसे कुछ प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्लॉट हो गए वो। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या बनाता है, इनके क्लस्टर्स बनाता है। क्या बनाता है? क्लस्टर्स, ग्रुप बनाता है। क्लस्टर किसको बोलते हैं? गुच्छे को, मतलब किसी चीज के ग्रुप को क्लस्टर बोलते हैं। तो ये आपका एक क्लस्टर बन गया, ये आपका फर्स्ट क्लस्टर हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड क्लस्टर हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड क्लस्टर हो गया। इन शॉर्ट मतलब जो एक क्लस्टर के पॉइंट्स हैं वो आपस में बहुत सारे रिलेटेबल हैं, तभी वो इतने आसपास हैं। जैसे सेकंड पॉइंट है, ये आपस में बहुत रिलेटेबल है, आसपास है। थर्ड में बहुत आसपास है रिलेटेबल। तो देखो, आसपास से मैं बोल रहा हूँ तो इसमें डिस्टेंस की एक मैट्रिक्स आ रही है। आपने अगर सुपरवाइज लर्निंग के अंदर वो पढ़ा होगा, के नेबर्स वाला एल्गोरिथम, तो उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आपका यहाँ पे। राइट, तो मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड होने वाला है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो मैट्रिक है वो सारी डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो आपको ये होना चाहिए कि डिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूक्लिडियन डिस्टेंस में जो बोलते हैं हम। यूक्लिडियन डिस्टेंस में ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ आपकी सुपरवाइज लर्निंग में, जो के नेबर्स एल्गोरिथम था आपका। ठीक है, के एन एन। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग आपकी ऐसे कुछ काम करती है। ठीक है, मान लो ये आपका मॉडल है, उसने मतलब 3 क्लस्टर बना दिया आपके डेटा के ऊपर। अब हमें पता करना है कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। हमारे मॉडल की एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करनी है आपको कि मतलब हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो आपके पास एक टारगेट कॉलम हुआ करता था, बट यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पे तो आपको क्लस्टर्स की एक्यूरेसी निकालनी है ना। तो बहुत सारे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बहुत सारी मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जैसे हो गई, एक हो गई इनर्शिया हो गई, सिलहॉट स्कोर हो गया, एंड डेविस बॉल्डन इंडेक्स हो गई। बहुत सारे होते हैं और भी बहुत सारी इंडेक्सेस होती हैं, लेकिन हम जो मेन पढ़ेंगे, हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे सिल हॉट स्कोर, सिलहॉट स्कोर, या आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो उसको। ये 2 पढ़ेंगे। बाकियों को क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि देखो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है नहीं। मतलब 3 या 4 एल्गोरिथम्स है बस आपके पास। एक हो गया आपके पास के मीन्स, डीबी स्कैन, हायरार्कियल क्लस्टरिंग। इतने ही आपके पास एल्गोरिथम, ज़्यादा मतलब फेमस एल्गोरिथम्स है नहीं इसके अंदर। तो हमें इतनी मैट्रिक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इनर्शिया आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, इनर्शिया यूज नहीं होता इतना, लेकिन ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये मैट्रिक्स काम कैसे कर रही है। इनर्शिया आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो मेन मैट्रिक है वो ये है, जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है, वो ये है, सिलहॉट स्कोर। यही आपका मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस इस सेकंड वाले पे करना है। इनर्शिया आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा कि मतलब रिलेटेबल है थोड़े इनर्शिया और सिलहॉट स्कोर, थोड़े थोड़े, क्योंकि डिस्टेंस का यूज हो रहा है दोनों में। राइट, तो ये 2 आपके मैट्रिक्स हैं। तो हम सबसे पहले, और भी होते हैं मैट्रिक्स, मैंने जो आपका नाम बताया डेविस बॉल्डन इंडेक्स, एंड बहुत सारी इंडेक्स होती हैं ऐसी। तो डैन इंडेक्स, डन इंडेक्स, सॉरी, डन इंडेक्स भी होती हैं, बट इनका इतना यूज नहीं होता। ठीक है, तो हम फर्स्ट इनर्शिया से देखेंगे, पूरा इसका मैथमेटिकल वगैरह सब देखेंगे इसका। इनर्शिया से हम स्टार्ट करेंगे अपना। पहले इनर्शिया का जनरल देख लेते हैं होता क्या है। तो ये क्या करता है,
जो ये आपने क्लस्टर्स बनाए हैं, सॉरी, ये जो आपने क्लस्टर बनाया 1 2 3, ठीक है, इन क्लस्टर्स की क्वालिटी को चेक करता है, आपको क्वालिटी बताता है इनर्शिया की, इन क्लस्टर्स की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि जैसे देखो, ये क्लस्टर है, ठीक है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ये याद रखना, हर क्लस्टर का एक अपना सेंट्रॉइड होता है, इसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये चेक करता है इनर्शिया की, जो आपके ये बाकी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपके जो बाकी पॉइंट्स हैं, ये कितने अ, अच्छे तरीके में सेंट्रॉइड के आसपास क्लस्टर्ड हो रखे हैं, इस चीज को चेक करता है वो। इन शॉर्ट, हाउ वेल पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड देयर सेंट्रॉइड, अपने अपने सेंट्रॉइड क्या, मतलब इस सेकंड वाले का एक अपना सेंट्रॉइड होगा यहाँ, इसका एक अपना सेंट्रॉइड होगा यहाँ, ठीक है। सेंट्रॉइड असल में होता क्या है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका जो जब आप एवरेज निकालोगे, जो आपको एवरेज जो मिलेगा, उसे आप सेंट्रॉइड बोलते हो, ठीक है। जितने भी आपके इसके अंदर पॉइंट्स हैं, उन सबका एवरेज निकालो, उनका जो एवरेज मिलेगा, वो आपका सेंट्रॉइड होता है। लिख भी देता हूँ मैं इसमें, एवरेज ऑफ ऑल पॉइंट्स इन क्लस्टर, ठीक है। तो मतलब ये यही चेक करता है कि कितने अच्छे तरीके से आपके सेंट्रॉइड के अराउंड आपके पॉइंट स्कैटर्ड हो रखे हैं, इस चीज को चेक करता है, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। मतलब एक तरह से चेक क्वालिटी ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर कितनी अच्छी क्वालिटी का है, अगर आपको जनरल भाषा में बोलना है। चलो, ये तो होगा इसकी जनरल बात। अब आप बोलोगे कि मतलब हाई, अगर हमारे इनर्शिया की वैल्यू हाई आ रही है या इनर्शिया की वैल्यू लो आ रही है, कैसे पता चलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं अगर मेरा इनर्शिया लो आ रहा है, बहुत लो इनर्शिया आ रही है वैल्यू की, ठीक है, तो जितना आपकी इनर्शिया लो होगी, उतना मतलब आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी है, ठीक है। जितना आपका इनर्शिया हाई रहेगा, बेटर इज क्वालिटी ऑफ क्लस्टर। कैसे होगा ये, अब मैं बताता हूँ। अब देखो, लोअर इनर्शिया मतलब, देखो अगर इनर्शिया आपका लो है, मैं आपको एक क्लस्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्लस्टर है, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है, राइट। अगर आपका इनर्शिया लो है, तो आपका ये, इसका मतलब ये होता है लो इनर्शिया कि जो बाकी पॉइंट्स हैं आपके, वो इस इनर सॉरी इस सेंट्रॉइड के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज चिपके हुए हैं एकदम सेंट्रॉइड से, ठीक है। अब जो जितने ज्यादा चिपके होंगे, तो हमें डिस्टिंग्विश करना आसान होगा कि मतलब ये क्लस्टर पूरा ही अलग है, ये क्लस्टर पूरा अलग है। तो जितना आपका इनर्शिया लो होगा, उतना आपके क्लस्टर की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी उतना अच्छा आपका मॉडल होगा। बेटर इज द क्वालिटी ऑफ मॉडल, या हम बोल सकते हैं बेटर इज द मॉडल, कुछ भी बोल दो। इन शॉर्ट यही है कि अगर इनर्शिया कम है, तो मतलब आपके पॉइंट सेंट्रॉइड के पास हैं। एक और चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोजर पॉइंट्स आर टू सेंट्रॉइड, ठीक है। ये पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि लोअर इनर्शिया में क्या होता है। और हाई इनर्शिया में इसका उल्टा कर दो, जितना हाई इनर्शिया जाएगा, उतना क्लस्टर की क्वालिटी बेकार है, मॉडल उतना बेकार है आपका, पॉइंट्स उतने दूर दूर स्कैटर्ड हो रखे हैं। अब मान लो, देखो मेरे मेरा इनर्शिया बहुत हाई आया है इसमें, तो अगर मेरे पॉइंट बहुत दूर दूर हो गए, अगर मेरा कोई पॉइंट इतना दूर दूर हो गया इससे, अब वो इतना दूर हो गया, तो ये तो क्लस्टर 2 के अंदर ही आ जाएगा पूरा। तो ज्यादा बड़ा इनर्शिया होना बेकार बात होती है, ठीक है। तो यही है कि कम इनर्शिया चाहिए हमें। तो आपको ये पता चल गया। देन अब इसके मैथमेटिकल पे चलते हैं। मैथमेटिकल, ओके। तो मैथमेटिकल में इसका जो होगा वो होता है सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस। मैं पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, तब देखना। सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट
एंड सेंट्रॉइड, रिस्पेक्टिव सेंट्रॉइड अगर और क्लियरली बोला जाए तो इसका फॉर्मूला होगा, अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं फॉर्मूला से क्या होगा ये। इनर्शिया से ही डिनोट कर लेते हैं। इनर्शिया इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस यू सी एंड स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें मैं चीजें बताता हूँ कौन कौन सी क्या क्या है। जो आपका एक्स आई है ये आपका डिनोट करता है डेटा पॉइंट्स को, अभी डायग्राम से समझाऊंगा पूरा डेटा पॉइंट्स को। जो आपका यू सी है ये डिनोट करता है आपका सेंट्रॉइड को। ठीक है, और जो आपके ये जो डबल ब्रैकेट लगे हुए हैं ये डिनोट करते हैं आपके यूक्लिडियन डिस्टेंस को। मैंने बोला था यूक्लिडियन डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर है, क्लस्टरिंग पूरा डिस्टेंस के ऊपर होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, क्योंकि आप क्लस्टरिंग किस हिसाब से कर रहे हो कि कोई पॉइंट जितने करीब होंगे तो मतलब सिंपल सी बात है वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस को डिनोट करता है। और यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने के एन एन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, राइट। तो ये हो गए आपके कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं इसे, क्या हो क्या रहा है इसमें। तो यहाँ पे एक क्लस्टर ले लेते हैं, अ, ये आपका एक क्लस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया एंड ये आपके डेटा पॉइंट हो गए। ठीक है, तो आपके जो एक्स आई है ये आपके ये हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रॉइड को। जो आपका यूसी है वो ये आपका ये सेंट्रॉइड है बीच का। और यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब अब ये फॉर्मूला लगाओगे कैसे, आपको समेशन क्या करना है। आप क्या कर लोगे, पहले देखो ये पॉइंट दिख रहा है इसका और इसका माइनस को और स्क्वायर करके निकालोगे, मतलब ये फॉर्मूला लगाओगे। ये पॉइंट में से सेंट्रॉइड का पॉइंट माइनस करोगे, स्क्वायर करोगे, देन प्लस करोगे, फिर दूसरे पॉइंट को लोगे, फिर तीसरे पॉइंट को लोगे, चौथे पॉइंट को लोगे, ऐसे ही सबके साथ करोगे। सबके साथ आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब पॉइंट की वैल्यू डालोगे, माइनस करोगे, सेंट्रॉइड की वैल्यू डालोगे। सेंट्रॉइड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, जो ये वाली फिक्स वैल्यू मिल गई आपको शुरुआत में बस वही रहेगी सबके लिए। आपकी एक्स आई चेंज होते रहेंगे, पहले ये वाला पॉइंट लिया, फिर ये लिया, फिर ये करके सारे चेंज करते रहोगे जब तक सारे पॉइंट कवर नहीं कर लेते आप। ईच डेटा पॉइंट देखो, ईच लिखा है यहाँ पे, सारे जो भी इस क्लस्टर के अंदर जितने पॉइंट्स है सबको, एक को लिया माइनस करके स्क्वायर निकाला प्लस, दूसरे को लिया माइनस करके स्क्वायर निकाला प्लस, ऐसे करके सबके साथ करना है आपको, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। ठीक है, एग्जांपल आपका ये होगा, मान लो मैं आपके पास ठीक है डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ जो ग्राफ पे आपको प्लॉट करने हैं। तो आपका डेटा ऐसे कुछ देते हैं हम, ये आपका डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट में 6 पॉइंट ले लेते हैं चलो, P1, P2, P3, 0.4, 0.5 एंड 0.6, राइट। वैसे ही सेम हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट तो पता होगा आपको, जब भी ग्राफ में बनाते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट होती है, एक वाई कोऑर्डिनेट होती है। मतलब एक एक्स की वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस से प्लॉट करते हो आप, एक वाई की वैल्यू होती है जो वाई एक्सिस से प्लॉट करते हो। ठीक है, तो वैसे ही हम पॉइंट्स के लिए भी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक तरह से मान लिया आपने अपने डेटा को ग्राफ के ऊपर स्कैटर कर दिया है। ठीक है, और हमें ग्राफ के ऊपर, जैसे मान लो आपने जो भी आपके पास डेटा था, फीचर्स वगैरह थे, आपने ग्राफ के ऊपर उनको स्कैटर कर दिया। तो ये आपके ये पॉइंट देखो ऐसे होगा कि मतलब एक्स एक्सिस से 3 होगा, वाई एक्सिस से 2 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं 3 and 2। ठीक है, ऐसे ही सारे पॉइंट्स के साथ कर रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे, ये भरते 1, 2, 1.5, 1.8, 5, 8 एंड ये रखते हैं 8, 8, 1, 0.6, 9
11। अब देखो इसमें तो देखने से पता चल रहा है आपको, देखो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो बहुत आपस में क्लोज क्लोज होंगे। देखो एक ये 1 2 हो गया, 1.5 1.8 हो गया, और 1 और 0.6 हो गया। ये देखो आपस में लग रहा है कि बहुत क्लोज क्लोज होंगे, 1 1 1 के आसपास हैं सब। ये और ये देखो 5 8 9, ये बड़ी डिजिट के आसपास है, 5 8 8 8 9 11। तो सिंपल सी बात है, दो क्लस्टर बन रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आपके क्या बन रहे हैं यहाँ, दो क्लस्टर बन रहे हैं। इतना तो हमें देख के ही पता चल रहा है। आप ग्राफ में प्लॉट कर लेने ने, और तब आप देखोगे तो 3.1 क्लस्टर के बन रहे होंगे, 3.1 क्लस्टर के बन रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे में मान लेते हैं हमने दो क्लस्टर बना दिए। अ, यहीं पे करें, अगले पेज में करते हैं। ठीक है, हमने बना दिए दो क्लस्टर, क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2। दो क्लस्टर बने अपने पे। अब क्लस्टर 1 के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? क्लस्टर 1 के अंदर आ रहे हैं P1 P2 एंड P5। P1 P2 एंड P5, तो लिख दो P1 P2 एंड P5। वैसे सेम क्लस्टर 2 के अंदर कौन से आ रहे हैं? P3 P4 एंड P6। P3 P4 एंड P6, P3 P4 P6। अब इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख दो इसके नीचे। P1 का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2, 1,2। वैसे P2 का क्या है? 1.5 1.8, 1.5 1.8। P5 का क्या है हमारे पास? 1,0.6। P3 का क्या है हमारे पास? 5,8। आप देख सकते हो पीछे से। एंड P4 का हमारे पास 8,8 9,11, 8,8 9,11। मिल गए आपको सारे कोऑर्डिनेट्स, लिख दिया आपने। क्लस्टर में आपने डिवाइड कर लिया पूरा, सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, मीन निकालो। मीन निकालने से क्या होगा, आपको सेंट्रोइड मिलेगा। मैंने आपको बोला ना, मीन क्या होता, सेंट्रोइड क्या होता है? जो भी क्लस्टर्स के पॉइंट्स हैं उनका मीन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। यहाँ ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो इसका सेंट्रोइड निकालो। तो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड 1, या सेंट्रोइड 1 को हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं? UC, UC1 करके कर देना, ठीक है, UC1। तो करो, पहले आप एक्स एक्स वालों को एक तरफ लो। ये एक्स वाला आपका पहला वाला है, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 1 हो गया। 1 प्लस 1.5 प्लस 1, कितने हैं ये? 1 2 3 पॉइंट। अब वाई वाले एक तरफ ले लो, 2 1.8, 2 प्लस 1.8 प्लस 0.6, ये भी डिवाइड बाय 3 हो गया। सेम यहाँ पे भी करोगे, सेंट्रॉइड 2। एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो, 5 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, 8 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। 3 पॉइंट्स है ना आपके पास। कैलकुलेट करोगे, सेंट्रॉइड कितना आ रहा है आपका? ये आएगा 1.16 कॉमा 1.46। सेंट्रॉइड आपके आ गया ये वाला। And इसका सेंट्रॉइड आपका आएगा 7.33 प्लस 11 8 9, सॉरी प्लस क्यों लगाया मैंने यहाँ, 9। ठीक है, ये सेंट्रॉइड 2 आ गया आपका। दोनों सेंट्रॉइड मिल गए आपके पास। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब अपना। अब आपको इनर्शिया निकालना है हर क्लस्टर के लिए। अब आते हैं आप अपने मेन स्टेप पे। आपने डेटा पॉइंट मिले आपको, डेटा पॉइंट्स मिले, तो आपने एक सबसे उसके बाद क्या किया, इनका क्लस्टर बनाया। मैं क्लस्टर बना कर दिखाता हूँ आपको, अगर वो वाला स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, ऐसे 1 से लेके फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, 1,1,2। तो एक्स पे 1, यहाँ पे 2, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। ये होगा 1.5 1.8, तो ये 1.5 और 1.8 यहाँ कहीं पे हो रहा है ये। उसका तो होगा 5,8, 5,8 हो रहा है आपका यहाँ कहीं। ठीक है, 8,8 ये आपका जा रहा है यहाँ कहीं। ठीक है, ये आपका उसका हो रहा है 1,0.6, 1, यहाँ पे कहीं। 9,11, 9,11 और ऊपर जा रहा है। तो आपका एक क्लस्टर ये बन गया,
एक क्लस्टर ये बन गया, ठीक है, ये क्लस्टर 2 क्लस्टर 1 ऐसे बनाया वहां पे क्लस्टर को आपने, ठीक है। ये तो आपने मॉडल ने कर दिया काम। हम मेन तो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि मॉडल कैसे काम कर रहा है। हमारा मेन काम है कि एक्यूरेसी कैसे काम कर रही है, ये देखना है हमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कैलकुलेट इनर्शिया। मेन आपको इनर्शिया देखना है। इनर्शिया देखने के लिए क्या करोगे, पहले क्लस्टर 1 को देखोगे, एक एक करके बात करेंगे, पहले क्लस्टर 1, ठीक है। अब क्लस्टर 1 में आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, इनर्शिया का मतलब क्या है। इनर्शिया मैंने अभी बताया आपको, एक सेंट्रॉइड होगा, पॉइंट्स होंगे, सेंट्रॉइड होगा और पॉइंट्स होंगे, दो चीजें चाहिए फॉर्मूले में, देखो क्या क्या चाहिए, डेटा पॉइंट चाहिए और सेंट्रॉइड चाहिए, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स है हमारे पास। ये डेटा पॉइंट्स है आपके P1 P2 P5, और सेंट्रॉइड अभी अभी हमने निकाल दिया है, यहाँ पे भी डेटा पॉइंट्स हैं, सेंट्रॉइड हमने निकाल दिया है, बस निकाल दो अब इनर्शिया। क्लस्टर 1 के लिए क्या निकालोगे, पहले पहले हम किसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, .1 एंड सेंट्रॉइड, .1 एंड सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर किसी को याद ना हो तो KNN की वीडियो देख के आ जाओ, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ क्या होता है। P1 की वैल्यू क्या है आपकी, P1 में पॉइंट्स क्या है आपके, 1,2, एक बार बताता हूँ बस मैं यहाँ पे, 1,2। और सेंट्रॉइड 1 का क्या है, क्योंकि क्लस्टर 1 की बात कर रहे हैं, और क्लस्टर 1 का सेंट्रॉइड ये है आपका 1.16 1.46, 1.16 1.46। क्या करते हैं हम इसमें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, या कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। 1 - 1.16, 1 - 1.16 स्क्वायर, प्लस 2 - 1.46, 2 - 1.46 स्क्वायर, ठीक है। बस इतना करना है, ये आपकी यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल जाती है। तो क्या आएगा, ये कैलकुलेट करना, ये आएगा आपका 0.54। वैसे आप सबके साथ निकालोगे, P1 के साथ निकाल दिया, P1 और सेंट्रॉइड का तो आ गया, अब P2 और सेंट्रॉइड का निकालना है, ऐसे P5 एंड सेंट्रॉइड का निकालना है। अब P2 एंड सेंट्रॉइड का निकालो, P2 एंड सेंट्रॉइड का निकालना, सेम फॉर्मूला यूज करना, तो ये आएगा 0.48। हम थोड़ा जल्दी करते हैं इसमें, स्किप करते हैं पार्ट, तो आपने वही करना है, ये तो आपके ये सेम रहेंगे 1.16 और 1.46, आगे की वैल्यू डिजिट चेंज कर देना है, यहाँ पे P2 की वैल्यू डाल देना, P2 की कौन सी वैल्यूज हैं, 1.5 1.8, तो इस 1 की जगह 1.5 डाल देना, 2 की जगह 1.8 डाल देना, कैलकुलेट करना 0.48 आ जाएगा। सेम वैसी P5 एंड सेंट्रॉइड के साथ करेंगे, ठीक है, और इसका आएगा आपका 0.87। सारे पॉइंट्स का निकाल दिया आपने, P1 हो गया, P2 हो गया, P5 हो गया, इस क्लस्टर में 3 ही थे पॉइंट आपके, तीनों निकल गए। अब अब क्या करना है, देखो आपने इंडिविजुअल तो निकाल दिया ये XI UC, ठीक है, XI - UC, ठीक है। एक्स अब फॉर्मूला लगाना है, सॉरी, XI - UC निकले ना अभी तो, अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। अभी आपके निकले हैं सिर्फ, ये निकला है अभी आपका, XI - UC निकला है हर पॉइंट के लिए। अब हमने क्या बोला, समेशन करना है और XI - UC का स्क्वायर भी करना है। अब निकालना है आपको असली काम, आपको निकालना है क्या, सम ऑफ स्क्वायर्ड वाला टर्म। तो उसके लिए क्या करोगे आप, समेशन करना है आपको, समेशन करना है और स्क्वायर भी करना है साथ साथ में, तो 0.54 स्क्वायर प्लस 0.48 स्क्वायर प्लस 0.87 स्क्वायर, कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा 1.27। ये आपका इसका इनर्शिया, ओवरऑल इनर्शिया ये है क्लस्टर 1 का। मैं एक बार ये वाला लास्ट टाइम वापस समझाता हूँ, ये अगर समझ नहीं आया होगा, तो ये आपने जो ये वैल्यू निकाली है 0.54 0.48 0.87, ये असल में क्या है, ये आपका ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है। आपने हर पॉइंट के लिए इतना पार्ट निकाल दिया अपना, बट फॉर्मूला तो इतना नहीं है ना हमारा, इतना पार्ट भी नहीं है, ये इसको भी लेके साथ में, ठीक है, ब्रैकेट वाला हिस्सा भी इंक्लूडेड है इसके अंदर।
आपने इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है, एक्स आई माइनस यूसी और ब्रैकेट के तक का। लेकिन अभी आपने देखो ये वाला पार्ट नहीं निकाला, स्क्वायर वाला, और आपने सम नहीं किया उनका। तो आपने जो भी चीजें निकाली हैं उनको आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, देन सम कर दोगे, तो आपका तब फॉर्मूला पूरा हो जाता है यहाँ पे। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हमने की है, तब हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हमने एक तरह से फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के किया है काम, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब सेम यही चीज क्लस्टर टू के लिए करना। सेकेंड क्लस्टर टू जो आपने यहाँ किया ना, सेम क्लस्टर टू के लिए करोगे यही चीज। मैं करके दिखाता हूँ वैसे। तो सेम वही निकालो। क्लस्टर टू में कौन कौन सा पॉइंट थे हमारे, P3 P4 P6 निकालो। P3 एंड सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा सेंट्रॉइड यूज करोगे, क्लस्टर टू का सेंट्रॉइड यूज करोगे, क्लस्टर वन वाला मत यूज करना। एंड सेम यहाँ पे P3 था, P4 था एंड P6 था ना शायद, एंड सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा सेंट्रॉइड यूज करोगे, ये वाला 7.33 और 9 वाला, राइट। बाकी सब कुछ वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपकी आएंगी वैल्यू 2.43, अगला आएगा आपका 1.25, अगला आएगा आपका 2.69। कैलकुलेट करके देख लेना खुद ही, क्योंकि वही स्टेप बार बार करने में वो नहीं बनता ना। अब आप अगला निकालोगे, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस, तो इन सबको स्क्वायर कर दो। 2.43 स्क्वायर, 1.25 स्क्वायर, 2.69 स्क्वायर। तो इन सबको स्क्वायर करने के बाद आपका आएगा 14.16, ठीक है, 14.16 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका इनर्शिया वन निकल गया, इनर्शिया टू निकल गया। इन शॉर्ट ये आपका क्या था, इनर्शिया वन, या ऐसे सब इनर्शिया बोल लो, माइनर इनर्शिया बोल लो, ये आपका निकल गया इनर्शिया टू। अब बात आती है टोटल इनर्शिया, हमें तो ये चाहिए ना, टोटल इनर्शिया। टोटल इनर्शिया में हम करेंगे 1.27 जो इनर्शिया वन था, प्लस इनर्शिया टू 14.16, और आपको देखोगे तो ये आपका आएगा 15.43। ये आपका ओवरऑल मैट्रिक है। अब देखो, यहाँ से आपने अगर एक गौर चीज, गौर करने वाली चीज देखी होगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मेन क्या पॉइंट था इनर्शिया पढ़ने का, और क्वालिटी ऑफ क्लस्टर कैसे डिटरमाइन कर रहा है। अब देखो, क्लस्टर वन का इनर्शिया आया है 1.27, क्लस्टर वन का इनर्शिया आया है 1.27, मतलब बहुत कम इनर्शिया आया है, लो इनर्शिया आया है, राइट। लो इनर्शिया आया तो देखो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉइंट बहुत क्लोज क्लोज है। क्लस्टर वन के पॉइंट हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो बहुत क्लोज क्लोज दिख रहे हैं, तो मतलब सही है, इनर्शिया अगर लो आ रहा है तो पॉइंट्स क्लोज हो रहे हैं, ये बात प्रूफ हो गई। अब वही चीज आप क्लस्टर टू पे देखो, क्लस्टर टू का इनर्शिया आ रहा है ज्यादा, 14.16 आ रहा है, बहुत ज्यादा हाई है इनर्शिया। अब ग्राफ में देखो, दूर दूर है ना पॉइंट्स, एज कंपेयर टू इनर्शिया वन, सॉरी क्लस्टर वन, क्लस्टर टू में आपके पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, तभी इसका इनर्शिया भी बढ़ गया है। तो मैंने आपको जो यहाँ पे चीज बोली थी कि लोअर द इनर्शिया बेटर इज द मॉडल, तो मतलब एक तरह से आपका मॉडल में क्लस्टर वन तो बहुत अच्छा है, बट आपका मॉडल में जो क्लस्टर टू है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत हाई जा रहा है, और इसके हाई जाने की वजह से आपके जो ओवरऑल इनर्शिया है वो भी बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल इनर्शिया भी 15.43 जा रहा है आपका, किसकी वजह से, इनर्शिया टू की वजह से। तो मतलब आपका क्लस्टर टू इतना अच्छा नहीं है इस मॉडल के अंदर। क्लस्टर वन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि उसका इनर्शिया लो है, बट क्लस्टर टू इतना अच्छा नहीं है, और क्लस्टर टू के अच्छे ना होने की वजह से आपका जो ओवरऑल मॉडल का इनर्शिया है, जो टोटल इनर्शिया आ रहा है आपका ये 15.43, ये भी मतलब गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि 15.43 बहुत ज्यादा इनर्शिया हो गया, ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से। ये जो हम अभी बनाया हमने 6 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रूव करना चाहता था कि इनर्शिया आपके क्वालिटी को कैसे डिपिक्ट करता है, कि अगर लो इनर्शिया है तो पॉइंट्स उतने क्लोज हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, बट अगर क्लस्टर टू में जैसे आपके हाई इनर्शिया आ रहा है 14.16, तो पॉइंट्स आपके उतना दूर है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आपको जितना ये हो सके ना टोटल इनर्शिया, ये इतना जितना हो सके उतना कम चाहिए आपको, राइट। इसको आपको एज लो एज पॉसिबल लाना है।
जितना लो लाओगे मतलब उतना अच्छा मॉडल है आपका, राइट। तो ये हो गया आपका इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में कुछ एक दो बातें और कर लेते हैं कि कब इनर्शिया को यूज नहीं करना चाहिए। देखो यूज तो आप वैसे करोगे ही हर बारी, बट कुछ केसेस होंगे जहां पे आप यूज नहीं करोगे इनर्शिया को। मतलब हमें सिलहॉट स्कोर की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इनर्शिया में ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी, तो वो देखते हैं। तो व्हेन नॉट टू यूज इनर्शिया, वैसे देखा जाए तो सिलहॉट स्कोर भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी दिक्कतें हैं बहुत, लेकिन वो है कि वो फेमस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इसलिए वो इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। पहली प्रॉब्लम है इनर्शिया के साथ आपकी कि जो ये है ना, ये बायस्ड है टुवर्ड्स स्फेरिकल क्लस्टर्स। अब देखो क्लस्टर्स की कुछ ना कुछ शेप होती है, अगर आप पॉइंट्स के ऊपर क्लस्टर बना रहे हो, उनके ऊपर राउंड ऑफ कर रहे हो, तो उसकी कुछ ना कुछ शेप बनेगी। तो जो क्लस्टर्स बनेंगे उसमें जो, देखो क्लस्टर कैसे भी शेप का बन सकता है, स्पेरिकल बन सकता है, ऐसे करके कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कोई भी शेप में बन सकता है आपका, ठीक है, कुछ भी बन सकता है आपका। बट जो इनर्शिया है वो आपका बायस्ड है स्पेरिकल क्लस्टर्स की तरफ, ठीक है। मतलब ये फेवर करता है एक तरह से, अगर आपके डेटा में स्पेरिकल क्लस्टर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इनर्शिया बेझिझक यूज करो। लेकिन आपका अगर आप डेटा में इरेगुलर क्लस्टर्स हैं, मतलब अजीब अजीब शेप हैं, इलोंगेटेड शेप्स हैं, और बहुत इरेगुलर से शेप्स हैं, तो इनर्शिया में भी प्रॉब्लम कर सकता है, में भी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन यू हैव irregular shape, inertia may not be best choice। ठीक है, अगर मतलब जैसे इलोंगेटेड या इरेगुलर शेप्स है, स्फेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नॉट स्केल फ्रेंडली। अब इससे क्या मतलब है मेरा स्केल फ्रेंडली ना होने से? अब देखो, मान लो आपके पास कुछ फीचर्स हैं आपके डेटा में, जैसे एक फीचर हो गया आपका, एक फीचर मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ ठीक। तो एक फीचर हो गया आपके पास वेट। वेट आप किस में नापते हो? केजी में नापते हो। एक हो गया आपके पास सैलरी। सैलरी किस में नापते हो आप? रुपीस, डॉलर्स, ठीक है, कोई भी करेंसी में। अब वेट जनरली किसी इंसान का कितना ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स कितनी रेंज हो सकती है वेट की? कोई 30 kg से लेके, मतलब एवरेज बता रहा हूँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, 30 से लेके 110, 120, ठीक है, ये होगी मतलब एवरेज वेट की कैटेगरी। लेकिन जो अगर आपकी सैलरी होगी, सैलरी होगी आपकी 10,000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है। तो आपकी स्केल में डिफरेंस देख रहे हो, केजी को नापने के लिए 30 to 120, सैलरी को नापने के लिए 10,000 से लेके 1 लाख, स्केल में डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा। तो जब ये होता है ना, तो जो ये लार्जर रेंज वाले वो होते हैं आपके फीचर्स, मतलब जैसे सैलरी हो गया, इसकी लार्जर रेंज है आपकी, ये डोमिनेट कर जाता है इनर्शिया के केस में। ये मतलब अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा एज कम्पेयर टू वेट। क्यों दे देगा ज्यादा इंपॉर्टेंस? हमने आपको पता है हम यूक्लिडियन डिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस, जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा ही आएगी, इस वाले फीचर्स की सैलरी वाले की यूक्लिडियन डिस्टेंस ज्यादा ही आएगी, ऑफ कोर्स की बात है, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है। तो तब थोड़ा इनर्शिया दिक्कत करता है ऐसे, जब आपकी स्केल इतनी फ्रेंडली ना हो। हाँ, अगर आपने डेटा को नॉर्मलाइज वगैरह कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हायर रेंज वाले डोमिनेट कर जाते हैं आपके, तो इसलिए आपको स्केलिंग टेक्निक लगानी चाहिए। अगर आपने स्केलिंग टेक्निक लगा दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर्शिया आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतने कोई बड़े ड्रॉबैक्स नहीं है, बट ठीक है, पता होनी चाहिए सब। स्केलिंग टेक्निक्स के आप फीचर इंजीनियरिंग में हमारी वीडियो देख सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, जो लगाना है आप लगा सकते हो। ओके, तो इनर्शिया हमारा होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम, वो है हमारा सिलहॉट स्कोर।
तो सिलॉट स्कोर को देखते हैं अब। तो हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो है सिलॉट स्कोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े अच्छे खासी इसको थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनर्शिया से आपका बस बेस हुआ है क्लियर, वो बहुत बेसिक से मैट्रिक है, बट ये थोड़ी सी एडवांस मैट्रिक है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। तो इसका पहले थोड़ा जनरल वे देख लेते हैं। तो ये करता क्या है? तो ये वो चेक करता है कि कोई भी डेटा पॉइंट है वो अपने असाइन क्लस्टर में कितने अच्छे से फिट हो रखा है एज कंपेयर टू अदर क्लस्टर्स। इन शॉर्ट, जनरल वे में अगर मैं बताऊं इसे, तो सपोज मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, और तीनों के अंदर डेटा पॉइंट्स डाल देते हैं, ठीक है, तीनों के अंदर डेटा पॉइंट्स डाल दिए। अब वो सपोज मैं इस डेटा पॉइंट को ले रहा हूँ, यहाँ पे एक ये डार्क वाइट है, इसको ले रहा हूँ। मैं चेक करूंगा इसका असाइंड क्लस्टर कौन सा है। ये 1 हो गया क्लस्टर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इस व्हाइट वाले पॉइंट का असाइन क्लस्टर कौन सा है? असाइन क्लस्टर मतलब इसको कौन सा मिला है, तो इसको कौन सा क्लस्टर मिला है? 1 वाला क्लस्टर, ठीक है। तो ये सिलहॉट स्कोर ये चेक करता है कि अगर हम इसे 1 में रखें तो क्या है, पर इसी चीज को हम कंपेयर करेंगे कि अगर यही पॉइंट अगर 2 में होता तो कैसी एक्यूरेसी होती, और यही पॉइंट अगर 3 में होता तब कैसे एक्यूरेसी होती। मतलब ये चेक करता है कि अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ये कितना अच्छे से फिटेड है एज कंपेयर टू सेकंड या थर्ड में। तो एक बार के लिए ना ऐसे करके चेक कर सकते हो आप। अगर मैं थोड़ा हाइपोथेटिकली बात करूं कि इस पॉइंट को आप फर्स्ट पर चेक कर रहे हो, जो इसका असाइन क्लस्टर है वहां तो चेक कर ही रहे हो कि मतलब यहाँ पे कितना अच्छे से फिटेड है ये, यहाँ पे कितना अच्छे से जम रहा है ये। फिर इसी पॉइंट को लेके आप सेकंड क्लस्टर के साथ चेक करते हो कि वहां पे कितना अच्छे से जम रहा है ये, एंड देन सेम थर्ड के साथ चेक करते हो कि वहां पे कितना अच्छे से जम रहा है ये। ऐसे देखते हो आप सिलॉट स्कोर में। इसका फायदा क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। तो ये एक तरह से चेक करता है, इसकी डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं हम, मीजर्स हाउ अ डेटा पॉइंट इज फिटेड इन असाइन क्लस्टर। असाइन क्लस्टर मतलब जिसमें वो असाइंड है ऑलरेडी, असाइन क्लस्टर एज कंपेयर टू अदर क्लस्टर, एज कंपेयर टू अदर क्लस्टर्स, ठीक है। अब इसकी रेंज कितनी होती है, मतलब अगर आपकी वैल्यू आ रही है किसी सिलॉट स्कोर की तो कितने से कितने तक की आएगी। तो ये रेंज आती है आपकी -1 टू 1, मतलब -1 से लेके +1 तक की रेंज होती है इसकी। अब इस रेंज का मतलब क्या है कि अगर किसी की वैल्यू 1 आ रही है, अगर किसी की वैल्यू 1 आ रही है तो वो मतलब है वो वेल क्लस्टर्ड है। मतलब वेल क्लस्टर्ड का मतलब क्या है कि जो उसका असाइन क्लस्टर है वही उसके लिए बेस्ट क्लस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर मतलब मान लो इस वाले पॉइंट की सिलहॉट स्कोर वैल्यू 1 आ रही होती, तो मतलब ये कि जो ये पॉइंट है ये 1 को ही बिलोंग करता है, ये 1 का ही सगा है, एक तरह से बोल सकते हैं, राइट। मतलब ये बाकियों से बहुत दूर है, फार फ्रॉम अदर क्लस्टर्स, बाकियों से बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट और क्लस्टर्स के मुकाबले। अगर यही चीज अगर हमारी -1 आ जाती है, ठीक है, अब -1 से 1 के बीच में रेंज भी आ सकती है, मतलब 0.9 आ सकता है। तो 0.9 भी आ रहा है तो मतलब समझ लो अच्छा खासा क्लस्टर्ड है वो, 0.8 आ रहा है तो अच्छा खासा क्लस्टर्ड है वो, राइट। और वही चीज अगर -1 के करीब आ रही है कोई चीज, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 को कि एग्जैक्ट 1 आना चाहिए तभी वेल क्लस्टर्ड है। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 में भी ठीक ठाक क्लस्टर्ड है वो। अब अगर -1 आ रही है वही चीज, तो इसका मतलब है कि जो वो पॉइंट है वो रॉन्ग क्लस्टर के अंदर है। कि अगर मान लो अगर ये जो ये व्हाइट पॉइंट कर रखा है मैंने, इसकी वैल्यू -1 आ रही होती, सिलॉट स्कोर वैल्यू -1 आ रही होती, तो इसका मतलब ये कि ये 1 क्लस्टर को बिलोंग करता ही नहीं है, ये असल में 2 या 3 में से किसी को बिलोंग करता है, ये मतलब होता है इस चीज का। अब वही चीज अगर 0 के करीब आ रही है, मतलब 0.2, 0.3 या फिर -0.3, -0.2, -0.1 ऐसे कुछ आ रही है वैल्यू, तो एक तरह से मान लो ये
बिटवीन टू क्लस्टर है, ना ये वहां का है ना ये यहाँ का है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर आपके कोई दो क्लस्टर है तो ये पॉइंट यहाँ कहीं बिलोंग कर रहा है, ऐसे बीच में इनके। ठीक है, ना यहाँ का है ये पूरी तरह से, ना यहाँ यहाँ का है, ऐसे। ठीक है, और अगर वन का है तो ये जो इसका असाइन क्लस्टर है वही बेस्ट है, और माइनस वन है तो ये असाइन क्लस्टर को बिलोंग नहीं करता, ये किसी और क्लस्टर को बिलोंग करता है। तो ये आपके तीनों क्लस्टर्स की हो गई बात की, मतलब तीनों वैल्यूज की बात हो गई कि जब भी वन के करीब आ रहा है तो वेल क्लस्टर्ड है, मतलब मान लो 0.5 से वन के बीच में आ रहा है तो वेल क्लस्टर्ड है। -0.5 से -1 के बीच आ रहा है तो रॉन्ग क्लस्टर के अंदर है, और 0 से 0.5 या 0 से -0.5 के आ रहा है तो मतलब ना वो यहाँ का है ना वो वहाँ का है। ठीक है, अब सिलहॉट स्कोर में आपके दो मेन फैक्टर होते हैं, उनको देख लेते हैं। मतलब सिलहॉट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो मेन फैक्टर लगते हैं, तो आपके वो टू फैक्टर्स क्या है, वो टू फैक्टर्स हैं आपके, वो है, पहला देखते हैं एंड सेकंड यहाँ पे। पहला होगा आपका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। दूसरा होगा आपका इंटर, एक इंट्रा है एक इंटर है। अब दोनों होते क्या है ये बताता हूँ मैं भी। इंटर क्लस्टर डिस्टेंस, इंट्रा को हम डिनोट करते हो ए से, इसको डिनोट करते हो आप बी से। इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा आप देख चुके हो, जो आपने इनर्शिया में करा था, जो आपने इनर्शिया में करा था वो इंट्रा था। भले वहां पे सेंट्रॉइड यूज हो रहा था, यहाँ पे तो सेंट्रॉइड यूज नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे। इसको एग्जांपल से लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक क्लस्टर है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आपके पास तीन पॉइंट है, एक, दो, तीन। ठीक है, इजी के लिए तीन पॉइंट ले रहे हैं बस। तो आप कैसे क्या निकालोगे, इस एक पॉइंट को पकड़ोगे पहले। ठीक है, आपने इस फर्स्ट पॉइंट को पकड़ा, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट पॉइंट को पकड़ा, डिस्टेंस निकालोगे वन की टू से और वन की थ्री से। ठीक है, आपने इन दोनों की डिस्टेंस निकाली, एवरेज कर दिया इस डिस्टेंस को, राइट। अब वही चीज आप निकालोगे, तो अब टू पॉइंट पे चले आओगे, टू पॉइंट की निकालोगे वन से वन के लिए, थ्री के लिए, एवरेज कर दोगे उस डिस्टेंस का। ठीक है, देन आप थ्री के लिए जाओगे, थ्री की वन के साथ निकालोगे, टू के साथ निकालोगे, एवरेज कर दोगे डिस्टेंस का। अब बाकी जो तीनों डिस्टेंस आई है उन सबका भी मिला के एवरेज कर दोगे, जो वन के साथ आई थी, टू के साथ आई थी, थ्री के साथ आई थी, उनका भी एवरेज कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, मतलब अपने ही क्लस्टर के बीच में, अपने ही क्लस्टर के पॉइंट्स में आपकी डिस्टेंस नापते हो। तो इसका फॉर्मूला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड ऑल अदर पॉइंट इन सेम क्लस्टर, ये याद रखना, सेम क्लस्टर। मतलब एक पॉइंट का अपने ही क्लस्टर के बाकी पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस जब निकालते हो आप। एक बार वापस से देख लेना, इसको समझना जरूरी है, ये इंट्रा क्या होता है इंटर क्या होता है, अगर ये नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इंट्रा एंड इंटर, ठीक है। इंट्रा को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपके स्कूल ने कोई कंपटीशन कराया, ठीक है, अब उसमें स्कूल के बच्चे ही पार्ट ले रहे हैं सिर्फ, अब वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब आपके स्कूल के बच्चे ही उस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं बस, ये इंट्रा होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है कि आपके सिटी में जितने भी स्कूल्स होंगे, सारे स्कूल से बच्चे आएंगे आपके उस कंपटीशन में हिस्सा लेने, उसे इंटर स्कूल बोलते हैं, राइट। तो इंटर क्लस्टर डिस्टेंस में क्या होता है, अ, जैसे अगर मान लो तीन क्लस्टर हैं यहाँ पे, दो क्लस्टर लेते हैं चलो, ठीक है, तीन ही ले लेते हैं चलो। यहाँ पे एक पॉइंट है, अभी अपनों के साथ ही नापेगा डिस्टेंस, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर भी पॉइंट्स होंगे ना, इसके अंदर भी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब ये नियरेस्ट क्लस्टर्स है, जो नियरेस्ट क्लस्टर, अब नियरेस्ट तो मैंने दोनों ही सेम डिस्टेंस बना दिए,
एक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है जिसका आप क्लस्टर के साथ नापना है, और यहाँ पे बाकी पॉइंट है, ठीक है। अब नियरेस्ट कौन सा आपका, इनमें से नियरेस्ट कौन सा क्लस्टर है, अब इसको अपने आप को छोड़ दो, नापना तो आपको इससे ना, इस पॉइंट को नापना है आपने डार्क व्हाइट वाले को। बट नियरेस्ट कौन सा आपका इन दोनों में से, नियरेस्ट ये वाला है ना, इस पॉइंट के सबसे क्लोज कौन सा क्लस्टर पड़ रहा है, ये वाला। तो आप इसके साथ नापते हो, ये इस पॉइंट का इसके साथ, इस पॉइंट का इसके साथ, और ये डिस्टेंस को आप इंटर क्लस्टर डिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। अपनों के साथ नहीं नापता, अपने नियरेस्ट क्लस्टर के साथ नापता है डिस्टेंस ये, नियरेस्ट क्लस्टर के पॉइंट्स के साथ, राइट। तो ये हो गया आपका इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट समझने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अभी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट जनरल वे में पता होना चाहिए आपको। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ऑल अदर पॉइंट इन द नियरेस्ट क्लस्टर, अपने नियरेस्ट क्लस्टर में सिर्फ, ठीक है। दैट पॉइंट डज नॉट बिलोंग, मतलब वो पॉइंट खुद उसमें बिलोंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपने वाले पे नहीं नापना चाहिए वो, राइट। मतलब जिस क्लस्टर से आप पॉइंट को नाप रहे हो, जो मैंने आपको डार्क व्हाइट वाला पॉइंट दिखाया था, उस पॉइंट का क्लस्टर नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट के क्लस्टर के अलावा कोई पॉइंट क्लस्टर होना चाहिए, राइट। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप ये इस वाले डार्क वाले व्हाइट का नाप रहे हो इंटर क्लस्टर, तो आपको इन इनमें दोनों में से जो नियरेस्ट होगा उससे नापना है, अपने वाले से नहीं नापना है। अब इसके आ जाते हैं मैथमेटिकल पे। मैथमेटिकल से पहले इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने वही वाला डेटा सेट लिया, आपका पुराना वाला ही, ठीक है। मैंने वही फोटो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, और इसको कहाँ पे रखें, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेम डेटा सेट लिया हमने, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, सिलॉट स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इसको एस एच स्कोर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिख लेना इसको, मैं एस एच स्कोर से दिखा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, बी माइनस ए, बी हमने क्या बोला इंटर क्लस्टर, ए आपकी इंट्रा क्लस्टर, मैक्स ए कॉमा बी, ये फॉर्मूला है बस। बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। जब आपको आपको मेन क्या निकालना है, आपको इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकालनी है और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस निकालनी है। जैसे आपको ये दोनों मिल जाएंगे, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको लास्ट में, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम वही अपना प्रीवियस डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है, जो ये वाला डेटा सेट था। इसमें आपने क्लस्टर के अंदर डिनोट किए थे ना, आपने दो क्लस्टर बनाए थे, क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, ठीक है। क्लस्टर वन के अंदर हम किस किस को भेजे थे, हम P1, P2, P5, और इसके अंदर थे हमारे P3, P4 एंड P6, ठीक है। यही थे हमारे। अब आ जाते हैं अपने काम के ऊपर कि हमें करना क्या है। चलो, पहले हम क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही है, यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, ठीक से सेम के सेम, कोई चेंज नहीं हो रहा, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स का निकालने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 पॉइंट लूंगा मैं, हर क्लस्टर के लूँ। अब कैसे बोलना चाह रहा हूँ एक बार देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, पहले तो आपको ए निकालना है, ए यानी इंट्रा क्लस्टर, कैलकुलेट ए। आपको दो ही चीज़ें तो चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में। तो ए निकालते हैं पहले। ए निकालने के लिए क्या करोगे, पहले हम अपने उसमें जाते हैं, P1 में जाते हैं। किसमें जाएंगे, फॉर P1, पॉइंट वन पे जा रहे हैं, और पॉइंट वन किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है, पॉइंट वन बिलोंग करता है क्लस्टर वन को, राइट, ठीक है। याद रखना ये क्लस्टर वन को बिलोंग करता है। अब इंट्रा में क्या होता है,
इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में अपने ही पॉइंट्स के साथ नापता है वो। मतलब अगर हम P1 को ले रहे हैं तो हम डिस्टेंस में किसके साथ निकालेंगे, P2 के साथ, देन वही डिस्टेंस निकालेंगे हम P5 के साथ। ठीक है, तो P1 के हम डिस्टेंस निकालेंगे P2 के बीच, मतलब P1 और P2 में क्या डिस्टेंस है, एंड P1 एंड P5 में क्या डिस्टेंस है। तो हम निकालेंगे, इंटर क्लस्टर में यही तो होता है, अपने वाले पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं P1 एंड P2, P1 एंड P5। अब देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वही होता है मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब P1 के जो आपके एक्स वाई होंगे एंड P2 का एक्स वाई होगा, एक x से x माइनस करना, स्क्वायर करना, y से y माइनस करना, स्क्वायर करना, और अंडर रूट के अंदर कर देना, जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी वैल्यू। मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाली है तो आप एक बार देख लेना। ये आपका आएगा 0.54, ये आपका आएगा 1.4। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब ए निकाल दोगे, ए निकालो इसके लिए, P1 का ए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ए फॉर P1। ठीक है, तो ए क्या होता है, एवरेज, मैंने क्या कहा था, एवरेज डिस्टेंस फॉर्मूला याद है यहाँ पे जनरल, उसमें मैं लिख रहा था यहाँ पे बार बार, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज मतलब मीन, मीन निकाल दो इसका, 0.54 प्लस 1.4, और कितने हैं ये पॉइंट्स, एक और दो, डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया आपका 0.97। अब यही चीज ना आपको सबके साथ करनी थी, मतलब यही फिर आप P2 के साथ करते, P2 से P1 और P5 का निकालते, फिर वही चीज आप P5 के साथ करते, P5 से P1 P2 के साथ निकालते, बट मैं इतना नहीं कर रहा हूँ। इतना आपको ऑलरेडी पता चल गया कि सबके साथ करना है आपको, तो मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा क्लस्टर 1 का कर दिया मैंने। अब मैं सीधा जा रहा हूँ क्लस्टर 2 पे, मैं क्लस्टर 2 से कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैं क्लस्टर 2 से सिलेक्ट कर रहा हूँ P3 को, फॉर P3, और P3 किसको बिलोंग करता है, क्लस्टर 2 को। सेम चीज़ है, यही चीज़ें निकालो। ठीक है, मैं वही चीज़ें निकाल रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ से सिर्फ P1 को देख रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ P3 को देख रहा हूँ, राइट, टेकिंग ओनली 2 पॉइंट्स, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। बाकी आप बस, आपको मेन है कि आपको मैथमेटिक्स समझ आनी चाहिए कि काम कैसे कर रहा है असल में। बाकी निकालना, जो मैं चीज़ P1 पे कर रहा हूँ वही आप P2 P5 के लिए करोगे, जो मैं P3 के लिए कर रहा हूँ वही P4 P6 के लिए करोगे। ठीक है, अब P3 की बारी आ गई, P3 किस बिलोंग में करता है, क्लस्टर 2 में। क्लस्टर 2 में और कौन कौन से पॉइंट है, P4 एंड P6, तो P3 और P4 की डिस्टेंस निकालो, P3 एंड P6 की डिस्टेंस निकालो, तो P3 एंड P4, P3 एंड P4 की डिस्टेंस निकालोगे, आ रही है आपकी 3। वैसे ही आप P3 एंड P6 की डिस्टेंस निकालोगे, वो आपके आ रही है 5। अब आप ए निकाल दोगे इसके लिए, ए किसके लिए, P3 के लिए। ऐसे आपको सबके लिए ए निकालने हैं, ए P1 के लिए, P2 के लिए, P3, P4, P5, P6 सब के लिए। ठीक है, और ये कर दो ऐड, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, मिल गया आपको, इंट्रा क्लस्टर मिल गए आपको दोनों, राइट। ए तो मिल गए आपको, वैसे आपको 6 ए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 6 ए। P1 के लिए ए मिलेगा एक, P2 के लिए मिलेगा, P5 के लिए मिलेगा, P3 के लिए मिलेगा, P4 के लिए मिलेगा, P6 के लिए मिलेगा। बट मैंने बोला आपको, बस मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक क्लस्टर 1 से ले रहा हूँ, एक क्लस्टर 2 से ले रहा हूँ। आप सबके लिए निकाल के देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इंटर क्लस्टर डिस्टेंस की, सेकंड स्टेप। बस दो ही चीजें इसमें, ए निकालो, बी निकालो, इंट्रा निकालो, इंटर निकालो, बस काम खत्म। फॉर्मूला तो सिंपल सही है। अब इंटर क्लस्टर के लिए भी P1 के लिए लेता हूँ मैं, बस P1 और P3 पे ही काम करेंगे हम। P1 किसको बिलोंग करता है, क्लस्टर 1 को, ऑफ कोर्स। अब इंटर क्लस्टर में क्या होता है, इंटर क्लस्टर में क्या होता है, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ नियरेस्ट क्लस्टर नाम की कोई, नियरेस्ट क्लस्टर एक ही तो क्लस्टर है यहाँ पे, मतलब क्या होता है, P1 में देखा आपने, डेफिनेशन पढ़ो, डज नॉट बिलोंग, मतलब अपने क्लस्टर के साथ नहीं करना इसे, तो P1 को बाकियों के साथ नापना है। इंटर क्लस्टर, और नियरेस्ट क्लस्टर कौन होगा, ऑफ कोर्स क्लस्टर 2 ही होगा, क्योंकि एक ही क्लस्टर है हमारे पास इसके अलावा। तो P1 से P3 नापेगा, P1 से P4 नापेगा, P1 से P6 नापेगा, ये आपको होगा इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, P1 से P3, P1 से P4, P1 से P6।
ठीक है, ये आपका इंटर क्लस्टर होगा। तो P1 से P3, P1 से P4, P1 से P6। ठीक है, अगर आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी हो, ये क्लस्टर वन, P1 क्लस्टर वन का था, P1 क्लस्टर वन के थे, और P2 P5 भी किसके थे, क्लस्टर वन के ही थे। तो ये इंट्रा क्लस्टर हो गया, मतलब P1 P2 P1 P5 दोनों क्लस्टर वन को बिलोंग कर रहे थे, तो इंट्रा क्लस्टर। P3 P4 P3 P6 दोनों, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड, दोनों एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर रहे थे, क्लस्टर टू को। तो ये हो गया आपका इंट्रा क्लस्टर। बट यहाँ पे देखो P1 आपका क्लस्टर वन को बिलोंग कर रहा है, वहीं आपका P3 क्लस्टर टू को। ये क्लस्टर वन, P4 क्लस्टर टू, P1 क्लस्टर वन, P6 क्लस्टर टू, ये हो गया आपका इंटर क्लस्टर। तो आप सेम डिस्टेंस निकालने का तरीका अभी भी वही सेम है, मतलब जो एक्स के P1 के एक्स के पॉइंट्स हैं कुछ, देखो P1 के पॉइंट्स है ना हमारे पास, P1 के 1,2 है, ऐसे ही हमारा P3 का 5,8 है। बस इस पे वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो जो अब तक इससे पहले हमने किया यहाँ पे, यहाँ पे था ना हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो उस पे, सबके लिए यही करा अब तक हमने। तो ये निकाल लगाओगे फॉर्मूला तो आएगा आपके पास 7.21, ये आपका आएगा 9.22, ये आपका आएगा 12.04। ठीक है, अब आप बी निकाल दोगे, बी फॉर P1 क्या करोगे, एवरेज बोला था मैंने, एवरेज कर दो इनका, 7.21 प्लस 9.22 प्लस 12.04, किससे करोगे डिवाइड, 1 2 3 डिवाइड बाय 3, तो आपका आएगा ये 9.49, 9.49 ही कर दो चलो। ठीक है, ये आ गया आपका, बी आ गया। ठीक है, वही आप यही बी आप इसके लिए भी निकालोगे, हाँ P2 के लिए निकालोगे, P5 के लिए निकालोगे, बट मैं यहाँ एक पॉइंट को ही ले रहा हूँ क्लस्टर वन से। अब क्लस्टर टू की बारी आती है, क्लस्टर टू से हम कौन सा पॉइंट ले रहे थे इससे पहले, P3, P3 से हम लेंगे क्लस्टर टू, सेम क्लस्टर टू पे आ जाओ। अब P3 आपका क्लस्टर टू को है, तो वो अपने क्लस्टर के साथ नहीं करेगा, वो क्लोजेस्ट वाले क्लस्टर के साथ करेगा। तो P3 का क्लोजेस्ट कौन है, क्लस्टर P3 क्लस्टर टू से है, तो P3 का क्लोजेस्ट क्लस्टर कौन सा होगा, क्लस्टर वन। तो P3 नापेगा P1 के साथ, P3 नापेगा P2 के साथ, P3 नापेगा P5 के साथ, ऐसे। तो P3 एंड P1, P3 एंड P2, P3 एंड P5, P1 P2 P5 थे ना। हम्म, तो ये भी आपके पास आएगा 7.21। देखो 7.21 तो आना ऑफ कोर्स की बात है ना, यहाँ P1 एंड P3 के बीच की डिस्टेंस है 7.21, P3 एंड P1 बात तो एक ही है। उसके बाद आएगा, इसका आएगा 7.01, इसका 8.27। सेम यहाँ पे भी आप बी की वैल्यू निकालोगे P3 के लिए, एवरेज कर देना 7.21 7.01 प्लस 8.27 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आएगा 7.5, ये आ गया आपका। ठीक है, बी निकाल दिया आपने दोनों पे। अब थर्ड स्टेप आता है बस, अब आपके पास है तो दोनों चीजें, ए भी मिल गया बी भी मिल गया, ए बी दोनों मिल गए, बस कैलकुलेट करो अब, कैलकुलेट सिल हॉट स्कोर। फॉर्मूला एक बार वापस रिव्यू कर लें, फॉर्मूला क्या था, बी माइनस ए मैक्स ए कॉमा बी। ठीक है, तो पहले P1 के लिए करते हैं, हर पॉइंट का अपना सिलहॉट स्कोर निकलेगा, तो P1 का सिलहॉट स्कोर निकालते हैं पहले। वैसे आपके पास 6 सिलहॉट स्कोर आएंगे, देखो पहले आपने ए निकाला तो आपके पास 6 ए आएंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6, सबके लिए अलग अलग ए आएगा आपका, बट मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिए थे, वापस रिपीट कर रहा हूँ बार बार। बी निकालोगे, वैसे आपके पास 6 बी आएंगे ऐसे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 सबके लिए आएंगे आपके पास बी। वैसे आप सिलहॉट स्कोर निकालोगे जब, ये भी आपके पास सबके लिए आएंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6। सिलहॉट स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है,
ऊपर लिखा हुआ मैंने एसएच स्कोर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये है बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 के लिए, P1 के लिए हमारे पास बी की वैल्यू है 9.49, तो लिख दो 9.49 माइनस ए की वैल्यू क्या थी P1 के लिए, ए की वैल्यू थी हमारे पास 0.97, तो 0.97 नीचे हमारे पास है मैक्स ए कॉमा बी, मैक्स 0.97 कॉमा 9.49। ठीक है, ये आपके पास। अब ऊपर माइनस करो, 9.49 माइनस 0.97 कितना आएगा, 8.52। और ये क्या है मैक्स, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, मैक्स यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इनमें से आपको चेक करना है ये 0.97 और 9.49 में कौन सा बड़ा है। मैक्स मतलब क्या होता है, बड़ा, कौन सा बड़ा है इनमें से, ऑफ कोर्स ये बात है 9.49 बड़ा है, तो जो जो बड़ा होगा ना उसको इसके नीचे डाल दो बस, 9.49। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.9, 0.9 अप्रॉक्स। ठीक है, 0.9 आएगा अप्रॉक्स। सेम यही चीज आप किसके लिए करोगे, P3 के लिए, एसएच स्कोर निकालोगे। क्या इसके लिए, बी कितना था 7.5, ए कितना था 4, 7.5 माइनस 4, 7.5 माइनस 4, और मैक्स, मैक्स 4 7.5, 7.5 माइनस 4 आएगा आपका 3.5, और इनमें से बड़ा कौन सा है, ऑफ कोर्स 7.5 है, तो ये आपका आएगा 0.47। ठीक है, अब देखो इसमें से एक चीज आपको पता चल रही हो, मैंने सिलॉट स्कोर के बारे में शुरुआत में बताया था 1 0 -1। ठीक है, ये 0.9 आ रहा है, 0.9 आ रहा है मतलब, 0.9 आ रहा है मतलब क्या, ये 1 के करीब है बहुत ज्यादा। और 1 के करीब हमने क्या पढ़ा था यहाँ, किसी को याद होगा तो, 1 के करीब हमने पढ़ा वेल क्लस्टर्ड, मतलब जो ये P1 वाला पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से क्लस्टर्ड हो रखा है, मतलब इसमें कोई खराबी है ही नहीं, ये बहुत अच्छा क्लस्टर्ड हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसको असाइंड क्लस्टर मिला है ये उसी को बिलोंग करता है। बट P3 को देखो, P3 का है 0.47, 0.47 है मतलब ये जीरो के करीब है थोड़ा बहुत। वैसे जीरो रन दोनों से बराबर में ही है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि चलो है ये, मतलब ये जीरो के करीब है ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये उतना बढ़िया क्लस्टर्ड नहीं है, P1 के कंपैरिजन में उतना बढ़िया क्लस्टर्ड नहीं है ये। अगर आप किसी पॉइंट की वो चेक कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है इसका क्लस्टर इतना हाई। अब आपने इनर्शिया के टाइम भी देखा होगा कि क्लस्टर 2 आपका पता है आपको बहुत बेकार क्लस्टर हो रखा है, ये पढ़ा था हमने। क्योंकि देखो ये आपका P3 वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है कहीं। ठीक है, क्योंकि P3 आपको क्लस्टर 2 को बिलोंग कर रहा है, ऊपर वाले क्लस्टर को। तो ये देखो ये हमें इनर्शिया के टाइम पे पढ़ा था, इनर्शिया भी इसका बहुत ज्यादा आ रहा था, राइट। तो मतलब ऊपर वाला क्लस्टर है तो खराब ही। और इसका देखो सिलॉट स्कोर भी जीरो के करीब आ रहा है, मतलब P3 वाला पॉइंट है उसमें गड़बड़ है, P3 वाले पॉइंट के अंदर 0.47 आ रहा है। और क्या पता मैं P4 P6 में से लेता तो उनका सिलॉट स्कोर और कम आता, मतलब 0.1 आता या 0.2 आ जाता। तो मतलब जितना पॉइंट आपका जीरो के करीब आ रहा है ना, उतना आपका मॉडल खराब हो रहेगा। ठीक है, मतलब 1 के करीब आना चाहिए तभी आपका मॉडल अच्छा है, और अगर -1 के करीब आया तब तो मतलब ये बात है कि वो बिल्कुल ही असाइन गलत हो रखा है। तो जितना 1 के करीब उतना बढ़िया, जितना -1 के करीब उतना बेकार, और जीरो के करीब रहेगा मतलब ना इधर का है ना उधर का है। ठीक है, अब ये तो आपने 2 पॉइंट्स के लिए निकाला सिलॉट स्कोर, वैसे आप 6 पॉइंट्स के लिए निकालोगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, जैसे ही आपको सारे सिलॉट स्कोर मिल जाएंगे, वंस यू गेट ऑल सिलॉट, वंस यू गेट ऑल एसएच स्कोर्स, जैसे आपको ये सारे सिलॉट स्कोर्स मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, देन डू एवरेज ऑल द एसएच स्कोर्स। मतलब आप उन जितने भी आपको सिलॉट स्कोर्स मिले हैं, P1 का मिलेगा P2 का मिलेगा, जैसे यहाँ तो हमारे पास 2 ही मिले हैं, बट आप सबके लिए निकालोगे P2 P3 P4 P5 P6, सबके लिए नहीं मिलेंगे आपको। देन जैसे आपको सबके सिलॉट स्कोर्स मिल जाएंगे, आप उनका कर दोगे एवरेज। जैसे आप एवरेज कर दोगे आपको मिलेगा
फाइनल सिलहॉट स्कोर जो कि आपको चाहिए। और जो आप फाइनल सिलहॉट स्कोर है वो जब चेक करोगे, जब आप फाइनल जो सिलहॉट स्कोर है वो जब चेक करोगे तब उसमें भी देखोगे आप कि वो 1 के करीब आ रहा है फाइनल सिलहॉट स्कोर, और 0 के करीब आ रहा है, -1 के करीब आ रहा है। ये तो हमने देखो, ये तो पॉइंट वाइज सिलहॉट स्कोर थे, ये ओवरऑल तो थे नहीं। तो ये आपके पॉइंट वाइज सिलहॉट स्कोर बता रहे थे, बट जो आपका ये टोटल सिलहॉट स्कोर आएगा ये आपका बताएगा कि आपका मॉडल कितना अच्छा है। ठीक है, अगर ये 1 के पास रहता है आपका सिलहॉट स्कोर जो ओवरऑल आता है, तो आपका मॉडल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मॉडल में। बट अगर ये -1 के करीब आता है तो मतलब आपका बहुत ही बेकार है मॉडल, हद से ज़्यादा बेकार है, इसने मतलब कुछ भी क्लस्टरिंग अच्छी नहीं कर रखी। बट अगर ये 0 के करीब आता है तो मतलब इसने ऐसा कर रखा है, कुछ पॉइंट्स ठीक क्लस्टर्ड हैं, कुछ बेकार क्लस्टर्ड हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लिमिटेशन तो किसके नहीं होती आजकल, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मतलब कहीं कहीं पे अच्छे से काम नहीं करता। देखो, ये भी इतना अच्छा नहीं है, नॉट गुड विथ इरेगुलर शेप। मैंने जो आपको बताया है इरेगुलर शेप्स के साथ, इनर्शिया में बताया था, जैसे इनर्शिया भी इरेगुलर शेप से अच्छा नहीं है, बट ये बेटर है देन इनर्शिया। ये उतना बढ़िया नहीं है बट इनर्शिया से तो काफी हद बढ़िया है ये। ठीक है, और दूसरी चीज हो गई, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत लगती है इसमें। अब देखो, कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो आपको पता चल गया होगा क्यों लग रही है, क्योंकि देखो अगर मान लो आपके डेटा पॉइंट्स में 1 लाख, 1 लाख पॉइंट्स मतलब 1 लाख रोज हैं, 1 लाख रोज होंगी तो 1 लाख डेटा पॉइंट्स बनेंगे आपके, 1 लाख डेटा पॉइंट्स बनेंगे तो आपके 1 लाख ए बनेंगे, 1 लाख बी बनेंगे, और फिर 1 लाख आपके सिलहॉट स्कोर भी बनेंगे। तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितनी जा रही है, बहुत हाई जा रही है। ठीक है, तो वो भी है इसका दिक्कत सिलहॉट स्कोर का, कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट आपकी बहुत हाई जाएगी। राइट, तो यही है आपका मेन। बाकी आपके पास और भी हैं बट मेनली इंटरव्यूज में सिलॉट स्कोर तक ही पूछा जाता है। और जितने भी हम अपने एल्गोरिथम्स वगैरह देखेंगे, सिलॉट स्कोर ही आपकी बेसिक मैट्रिक होती है जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, तो इतना काफी है आपके लिए, सिलॉट स्कोर को मेन पढ़ लेना, बाकी इनर्शिया आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। इन दो के बारे में आपको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इनर्शिया, तो इस वीडियो में हमने देखा इनर्शिया, इनर्शिया, एंड देन हमने देखा सिलहॉट स्कोर। और भी होते हैं, डेविस बॉल्डन इंडेक्स, डन इंडेक्स, आर एन डी इंडेक्स। ठीक है, एडजस्टेड आर एन डी इंडेक्स। तो यहीं पे आपका अनसुपरवाइज लर्निंग मैट्रिक्स खत्म होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अपना पहला अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम जो कि होगा के मींस क्लस्टरिंग। थैंक यू।